बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज हम सिर्फ एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एफआईआर का अंदराज करवाने से पहले आपने किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना है, क्योंकि अक्सर लोग उन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर नहीं रखते या जल्दबाजी कर जाते हैं या गलती कर जाते हैं। उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है कि मुद्दई का केस खराब हो जाता है और अल्टीमेटली फायदा मुल्जमान को मिलता है, उनकी जमानतें मंजूर हो जाती हैं या वो मुकदमे से बरी हो जाते हैं। तो एक गुजारिश ये करूंगा कि इस टॉपिक से मुतल्लिका या कानून के किसी भी टॉपिक से मुतल्लिका अगर आप कोई रहनुमाई लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बात करना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा जी, सवाल यह है कि एफआईआर के अंदराज करवाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। ये ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन 14 या 15 ऐसे मुख्तलिफ पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर मुकदमे की सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो चंद एक मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि एफआईआर करवाने में जल्दी करनी चाहिए। ये मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में ये बात बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी आपके साथ कोई वक़ूआ हो जाए तो आपने एफआईआर का अंदराज करवाने में लेट नहीं करनी, क्योंकि लेट करेंगे तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अदालतें ये समझती हैं कि एफआईआर का अंदराज अगर आप देर से करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने सोच विचार के बाद या किसी से मशवरा करने के बाद एफआईआर का अंदराज करवाया। तो लिहाजा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आपने एफआईआर का अंदराज करवा देना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात यह है कि अगर थानेदार एफआईआर का अंदराज नहीं करता तो फिर क्या करना चाहिए। आपने एक दरखास्त थानेदार को दी, वो एफआईआर का अंदराज नहीं करेगा तो आपने फौरी तौर पर एक दरखास्त एसपी कंप्लेंट सेल को देनी है। अगर आपकी दरखास्त पर फिर भी एफआईआर का अंदराज नहीं होता तो आपने जस्टिस ऑफ पीस यानी अपने जिले के सेशन जज के पास अंदराज मुकदमा की एक पटिशन कर देनी है। तो इस तरीकाकार के ऊपर अमल करके आपकी एफआईआर का अंदराज हो जाएगा। एफआईआर की कहानी मुख्तसर होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप कहानी बयान करना शुरू कर दें तो उसको 2, 3, 4 सफहात पर मुश्तमिल एक तहरीर लिख दें। एफआईआर की स्टोरी जितनी भी मुख्तसर हो सके आपने उसको मुख्तसर लिखना है, लेकिन जामिया होनी चाहिए। अच्छा जी, 5वें नंबर पे गैर जरूरी लोगों को जो कि वक़ूआ में शामिल नहीं है उनको एफआईआर में नामजद ना किया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एफआईआर में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये फलां बंदा है, फलां बंदा है, अगर इसको एफआईआर में शामिल ना किया गया तो ये हमें परेशान कर सकता है, हम मुकदमे की पैरवी कर सकता है। तो इससे आपके केस को कोई फायदा नहीं होगा, आपका केस खराब हो जाएगा। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप एफआईआर का अंदराज करवाएं तो सिर्फ जो एक्चुअल स्टोरी है उसको आप बयान करें, जो एक्चुअल मुल्जमान हैं सिर्फ उनका नाम लिखें। ऐसे ही बिला वजह दूसरे लोगों को फंसाने के चक्कर में आप अपने केस को खराब कर बैठेंगे। सिर्फ जिन बेगुनाह लोगों को आप अपनी एफआईआर में शामिल करेंगे उनकी जमानत तो मंजूर हो जाएगी, वो बरी भी हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके असल मुल्जमान हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे, उनकी जमानतें भी मंजूर हो जाएंगी और वो भी मुकदमे से बरी हो जाएंगे। लिहाजा बेकसूर और बेगुनाह लोगों को कभी भी अपनी एफआईआर में शामिल ना करें। अच्छा जी, इसके अलावा कोशिश करें कि एफआईआर में तमाम मुल्जमान नामजद हों, क्योंकि अक्सर लोग नामलूम मुल्जमान का जिक्र कर देते हैं। चले, ऐसी सूरत हाल बाज दफा बन जाती है कि आपको मुल्जमान के बारे में पता नहीं होता, चलिए कोई बड़ी वजह बन जाए या मजबूरी बन जाए तो एक अलग बात है, लेकिन बाज लोगों का वतीरा ये होता है कि वो जानबूझकर कुछ नामलूम मुल्जमान छोड़ देते हैं, लिख देते हैं कि चले जी बाद में उनका नाम लिखवा दिया जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम हद तक कि मुल्जमान के नाम एफआईआर के अंदर नामजद हों। अच्छा, इसके अलावा लड़ाई झगड़े या कत्ल का वक़ूआ हो तो वजह अनाद कभी भी ना लिखें, क्योंकि अगर आपने अपनी एफआईआर के अंदर वजह अनाद लिख दी तो फिर आपको वो साबित भी करनी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर लोग लिख देते हैं जी इस कत्ल के पीछे फलां वजह थी, इस लड़ाई झगड़े के पीछे फलां वजह थी, तो वो फंस जाते हैं, उनको साबित करना पड़ता है तो फिर उनसे साबित नहीं होता। लिहाजा कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े का या कत्ल का कोई मामला हो तो उसमें वजह अनाद का जिक्र ना करें। अच्छा, इसके अलावा तारीख और वक्त वक़ूआ लाजमी लिखें, इसमें बिल्कुल गुताही नहीं करनी। वक़ूआ कब हुआ, किस महीने को हुआ, किस डेट को हुआ, किस साल को हुआ, किस टाइम को हुआ, किस जगह पे हुआ, इसका जिक्र आपने अपनी एफआईआर के अंदर लाजमी तौर पर करना है। आप जब भी कोई लड़ाई झगड़े की या कत्ल की एफआईआर करवाने लगे तो कोशिश करें कि तमाम मुल्जमान के जहां पर आपने नाम लिखने हैं वहां पर उनको मखसूस रोल भी एट्रीब्यूट करें।
मतलब आप सबसे पहले तो ये डिस्कस करें कि किस मुलजम के पास कौन सा हथियार था और किस मुलजम ने किस बंदे को कौन सी चोट पहुंचाई, मतलब मुदई को कौन सी चोट पहुंचाई, कहां पर चोट पहुंचाई, किसी गवाह को चोट पहुंचाई तो किस हथियार से पहुंचाई और किस जगह पर उसने चोट लगाई, इसका जिक्र आपने अपनी एफआईआर में लाजमी तौर पर करना है। इसके अलावा आपने अपनी एफआईआर के अंदर गवाहान का जिक्र लाजमी तौर पर करना है, क्योंकि अगर आप अपनी दरखास्त के अंदर या अपनी एफआईआर के अंदर गवाहान का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर आप अपने केस को साबित नहीं कर पाएंगे, लिहाजा गवाहान का जिक्र लाजमी तौर पर करें। अच्छा, इसके अलावा अगर मुल्जमान नामालूम हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपके साथ कोई वक़ुआ सरज़द हो गया लेकिन आपको मुल्जमान के नाम का ही नहीं पता। अगर आपने मुल्जमान के नाम अपनी एफआईआर में मेंशन ना किए तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आपने उन मुल्जमान के हुलिया जात अपनी एफआईआर के अंदर जरूर लिखवाने हैं। हुलिया जात से क्या मुराद है कि मुल्जम की उम्र इतनी थी, मुल्जम का कद इतना था, मुल्जम का रंग इस तरह का था, उसने इस तरह के कपड़े पहने थे, वो पतला था, वो मोटा था, व्हाटएवर, यानी कि मुल्जम के बारे में आपने मैक्सिमम हद तक जो डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपने लाजमी तौर पर करनी है। और इसके अलावा एफआईआर का मुद्दई हमेशा वो रखें जो वक़ुआ का चश्मदीद गवाह हो, मतलब जिसके साथ कोई वक़ुआ सरजद हुआ या वक़ुए का कोई चश्मदीद गवाह था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग ऐसे ही कहानी बयान कर देते हैं कि जी मुझे फलां बंदे ने आके ये कहानी बयान की तो आगे मैं एफआईआर का अंदराज करवा रहा हूं। नहीं, कानून की नजर में सुनी सनाई शहादत की कोई हैसियत नहीं होती। लिहाजा हमेशा कोशिश करें कि जिस भी बंदे को आप एफआईआर का मुद्दई बनाना चाहें वो उस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हो, उसने वक़ुआ अपनी आंखों से देखा हो, वो उस वक़ुए का गवाह हो या उसके साथ कोई वक़ुआ सरजद हुआ हो। कभी भी सुनी सुनाई बात के ऊपर एफआईआर का अंदराज हरगिज मत करवाएं, क्योंकि अगर आप सुनी सुनाई बात को लेकर एफआईआर का अंदराज करवाएंगे तो इससे आपका केस खराब हो जाएगा, आपके मुल्जमान बरी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।